हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए नाटक सेक्शन से दूसरा नाटक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सिलेबस में हम लोगों को 3 नाटक पढ़ना है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन में, जिसमें से मैंने एक नाटक आप लोगों के लिए पहले दे चुका हूँ, आधे अधूरे नाटक, जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ है। और आज मैं जो दूसरा नाटक आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया हूँ दूसरे नाटक से, तो वह जो नाटक है वह है, देखिए यहाँ पर, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो आज हम जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो नाटक है ध्रुव स्वामी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय उसको देखेंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आज मैंने उस पर अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं नाटक में जयशंकर प्रसाद हैं, फिर एक पार्ट और भी है जहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। देख लीजिए, एक तो आप लोगों ने पढ़ चुका है, मधुआ कहानी भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो साहित्य सेक्शन है उसमें काव्य विधि, उस जगह पर भी देखिए यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जयशंकर प्रसाद काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं जो इनकी काव्य रचना है उस पर मैं कुछ बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किया हूँ, आप उसको अलग एग्ज़ाम में भी उपयोग में ला सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जो चैप्टर है आपके सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे पहले, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ध्रुव स्वामी, यह नाटक है जो लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। लेखक जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, उनका जीवन परिचय देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है उसे देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889, और कहाँ हुआ है, तो काशी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। कब हुआ है इनका जन्म, 13 जनवरी 1889 में। इसे याद रखिएगा, 30 जनवरी 1889 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जयशंकर प्रसाद के पिता, इनके पिता कौन है, तो इनके पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है, बाबू देवी प्रसाद। और 2 मैंने पॉइंट यहाँ लिखा है, इसे एक नज़र में देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद के पिता का काशी में बड़ा सम्मान था, काशी के लोग इन्हें काफ़ी सम्मान देते थे, इनको, तो जयशंकर प्रसाद के पिता बाबू देवी प्रसाद को। और लोग कहते हैं, काशी के लोग कहते हैं कि काशी की जनता, काशी के जो लोग थे, वह काशी नरेश के बाद, जो काशी के राजा थे, नरेश थे, उनके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी को सम्मान दिया जाता था तो बाबू देवी प्रसाद को दिया जाता था। तो उसी से संबंधित है कि काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव कहकर बाबू देवी प्रसाद का स्वागत करते थे, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद के पितामह हैं, दादा हैं, उनसे संबंधित एक पॉइंट मुझे मिल रहा था, तो इसलिए मैंने उसे ले लिया है। देखिए जयशंकर प्रसाद के पितामह यानी दादा, क्या नाम है, बाबू शिवरतन साहू। ठीक है, क्या नाम है दादा का, तो बाबू शिवरतन साहू। और यह, इनके बारे में क्या एक खासियत है उसे देख लीजिए। और यह दान देने के लिए प्रसिद्ध थे, पूरे काशी में दान देने के लिए जयशंकर प्रसाद के दादा बाबू शिवरतन साहू जी काफ़ी प्रसिद्ध थे। और यहाँ बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद के पिताजी जो बाबू देवी प्रसाद हैं, यह व्यवसाय करते थे, साहू थे। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जो हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित। देख लीजिए, पहला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनको क्वींस कॉलेज काशी में एडमिशन करवाया गया था, लेकिन वो कुछ दिन ही वहाँ पढ़े थे, उसके बाद वहाँ से वो चले आए थे, और उसके बाद की सारी पढ़ाई इनकी घर पर हुई थी। तो उसी से संबंधित नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज में एडमिशन करवाया गया, लेकिन बाद में वह फिर घर आ गए थे। और देखिए, और बाद में घर पर ही
इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई, घर पर ही इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। तो क्या व्यवस्था थी देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन करते थे। ये सारी भाषाओं से संबंधित वो अध्ययन करते थे और इनके लिए टीचर भी थे इनके। देख लीजिए, एक टीचर है यहाँ पर, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद के संस्कृत के शिक्षक कौन है, तो विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद के संस्कृत के शिक्षक कौन है, तो विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के जो पिताजी हैं बाबू देवी प्रसाद, वह भी साहित्य और कला के काफ़ी प्रेमी थे। तो जयशंकर प्रसाद को यह घर से ही मिला हुआ है। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट उसी से है। जयशंकर प्रसाद को प्रारंभ से ही, यानी कि बचपन से ही, प्रारंभ से ही साहित्य और कला के प्रति रुचि थी। इनके पिताजी को भी थी, तो उनके जरिए इनके पास भी आई, और जयशंकर प्रसाद को भी रुचि थी साहित्य और कला में। तो देख लीजिए, उसी से संबंधित है। जब ये छोटे थे तब की बात है कि प्रसाद जी के द्वारा 9 वर्ष की उम्र में, जब ये छोटे थे और 9 वर्ष के थे, तभी कलाधर नामक ब्रज भाषा में एक सवैया, जो 4 पदों का छंद होता है, सवैया, जब हम लोग जयशंकर प्रसाद की काव्य विधि में, जब उनके सिलेबस में हम लोग पढ़ाई करेंगे जयशंकर प्रसाद का, वहाँ पर मैं इस पर डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ सवैया क्या है, तो 4 पदों का छंद है, तो उसी से संबंधित है। जब ये 9 वर्ष के थे तभी कलाधर नामक ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध, इनके गुरु थे, उनको दिखाया था। रसमय सिद्ध जब ये घर में पढ़ाई कर रहे थे तब के ये शिक्षक हैं ये भी। तो 2 टीचर हो गए यहाँ पर, एक हो गए विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी और दूसरे शिक्षक कौन हो गए, रसमय सिद्ध। तो इन दोनों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन थे। चलिए नेक्स्ट है। जैसा मैंने बताया कि साहित्य और कला में इनकी रुचि थी, उसी से संबंधित एक पॉइंट है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद के द्वारा वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया गया था। छोटे से ही ये वेद, इतिहास, पुराण पढ़ा करते थे, क्योंकि घर में इनको ये मिल जाता था पढ़ने के लिए। तो उसी के, और जब ये बड़े हुए तो इनकी जो रचनाएं आप देखेंगे, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, सभी में आपको इसकी झलक दिखेगी। उसी से संबंधित है कि इसकी झलक किसकी, तो वेद, इतिहास, पुराण और साहित्य शास्त्र की, इसकी झलक हमें प्रसाद जी की रचनाओं में देखने को मिल जाती है। तो आपने यहाँ तक देखा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से कुछ पॉइंट आप अच्छे से देखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। जब ये बड़े हो गए, जब इन्होंने रचना लेखन कार्य शुरू किया, कुछ रचनाएं की, काव्य, तब फिर देखिए उन्हें एक पद दिया गया। जयशंकर प्रसाद काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। और ये नागरी प्रचारणी सभा, आपने इसके पहले रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जब हम लोग देख रहे थे परिचय, तो वहाँ पर भी हम लोग को देखने के लिए मिला था। रामचंद्र शुक्ल जी को भी हिंदी शब्द सागर का संपादक का कार्य सौंपा गया था। किनके द्वारा, तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ये सौंपा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागरी प्रचारणी, उस समय के जो लेखन कार्य होते थे, तो उसमें इनका काफ़ी योगदान है इस संस्था का। तो देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और नेक्स्ट है, इनकी मृत्यु से संबंधित है। बहुत ही कम उम्र में, 47 साल के ही थे, उम्र के ही थे, तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है 15 नवंबर 1937, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई है। और कहाँ, तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ही। याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु से संबंधित एक मैंने पॉइंट लिखा है, देख लीजिए। लेखक जयशंकर प्रसाद क्षय रोग के बीमार, मतलब ग्रसित थे, क्षय रोग से ग्रसित थे, टीबी से ग्रसित थे, और यही रोग इनकी मृत्यु का कारण भी बना। तो यहाँ तक हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद की जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को, तथ्य को देखा। अब हम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा जो कृतियाँ, उनकी जो रचना है, उससे संबंधित। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में देखते हैं। वो साहित्य लेखन, नाटक लेखन में उनका क्या स्थान है हिंदी साहित्य में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ। जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी युग, छायावादी युग के बारे में मैंने नीचे लिखा है, वहां पर देख लेंगे। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अब ये 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन है मैंने नीचे बताया है आपको, देख लीजिए। एक जयशंकर प्रसाद एक हैं, तो जयशंकर प्रसाद एक हो गए। दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे हैं सुमित्रानंदन पंत, और चौथे स्तंभ कौन है, महादेवी वर्मा। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन है, तो इनमें से ऑप्शन में 3 रहेगा, कोई एक हो सकता है, दूसरा रहे और छाटना रहे, या फिर कोई एक 4 में से कोई एक रहे और बोला जाए कि इनमें से कौन है छायावादी युग के 4 स्तंभ में से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे छायावादी जो युग है उसका समय क्या था, काल क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले छायावादी युग क्या है, तो देख लीजिए। छायावादी युग हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान, रोमांटिक जो लेखन कार्य शुरू हुआ था उससे संबंधित है छायावादी। तो देख लीजिए, छायावादी युग हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्य धारा है। जो रचना काव्य धारा, जो काव्य रचना की गई थी, तो उसी से संबंधित है छायावादी युग, और उसमें रोमांटिक प्रेम से संबंध है। और इसका समय क्या बताया गया है, तो देख लीजिए 1918 से 1936 के पास का इसका काल रहा है। छायावादी युग का काल कब तक रहा है, तो 1918 से 1936 के बीच में। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद हिंदी के कवि भी हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं तथा निबंधकार भी हैं। इनके द्वारा कविता भी लिखी गई है, काव्य विधि हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग जान रहे हैं, काव्य भी लिखा गया है, नाटक भी लिखा गया है, उपन्यासकार भी हैं, या इनके द्वारा उपन्यास भी लिखा गया, और निबंधकार भी हैं। हम लोग सब एक एक कर काव्य के बारे में, नाटक के बारे में, उपन्यास के बारे में, निबंध के बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे आगे। मैंने वीडियो बनाया, नोट्स बनाया है, वहाँ पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कवि के रूप में प्रसाद जी निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यहाँ पर 4 स्तंभ थे, तो इन जयशंकर प्रसाद इनके साथ स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नेक्स्ट है, नाटक जो इनके द्वारा लिखा गया है उसके बारे में कहा जाता है कि नाटक लेखन भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे उनके बाद कोई वैसा लिखने वाला नहीं आया नाटक, और जयशंकर प्रसाद आए जो उनके युग को आगे बढ़ाए, युग प्रवर्तक। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे। तो ये इम्पोर्टेंट था, उनकी जो रचनाएं की गई हैं उससे संबंधित कि वो किस प्रकार की रचनाएं हैं और जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है हिंदी साहित्य में, यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम लोग एक एक कर सबसे पहले हिंदी कवि थे तो काव्य रचना के बारे में हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज आप देख लीजिए, काव्य विधि में भी मैं इस पर कुछ और बताऊंगा अलग से, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं नोट्स, आपको जो दिख रहा है, इस पर मैं एक क्वेश्चन बना कर दे रहा हूँ आपको। सब्जेक्टिव पर क्वेश्चन आ सकता है, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो आप जो आज का ये नोट्स है, ये काव्य कृति को लेकर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं अपने उत्तर लिखने में, आंसर लिखने में, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना से संबंधित संक्षिप्त नोट में। देख लीजिए, अगर आप इसको पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगता है तो जरूर से, और इसमें कुछ अगर संशोधन करना रहे तो आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ, उनके द्वारा काव्य रचनाएं जो हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट जो है देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की। सबसे पहले ब्रज भाषा में उन्होंने लिखना शुरू किया। जो उनके द्वारा काव्य रचना हुई तो सबसे पहले ब्रज भाषा में उन्होंने लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनी रचनाओं में अपनाते गए। सबसे पहले ब्रज भाषा में उन्होंने शुरू किया, उसके बाद खड़ी बोली का भी उन्होंने प्रयोग किया, और खड़ी बोली का इतना प्रयोग किया उन्होंने और अच्छे तरीके से कि खड़ी बोली में इनकी गणना श्रेष्ठ कवियों में होने लगी। यहाँ पर उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया उसमें हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उनकी जो पहली रचना है उस पर देख लेते हैं। प्रसाद जी की पहली छायावादी रचना, इसके पहले हम लोगों ने देखा छायावादी क्या है, उसे संबंधित प्रसाद जी की पहली छायावादी रचना क्या है, तो खोलो द्वार। याद रखिएगा, ये खोलो द्वार है जो 1914 इंदु में प्रकाशित हुई।
इंदु पत्रिका उसमें प्रकाशित हुई है। देख लीजिए फिर से, प्रसाद जी की पहली छायावादी रचना क्या नाम है, खोलो द्वार है, जो 1914 में इंदु में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा हिंदी में करुणालय, एक रचना है, करुणालय द्वारा गीत नाट्य की शुरुआत की गई। इनके द्वारा, ये कवि थे तो गीत भी लिखे हैं ये नाट्य में, तो उसी के द्वारा लिखा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा हिंदी में करुणालय द्वारा गीत नाट्य की शुरुआत की गई। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद के द्वारा हिंदी में गीत नाट्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो करुणालय के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा काव्य रचना कौन कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुल 9 रचनाएं की गई हैं काव्य में। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक एक कर सबका नाम और कब प्रकाशित हुई है सब मैंने लिखा है, तो उसे एक झलक में देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना कौन कौन सी है, तो उसे देख लेते हैं। चलिए, पहला जो है काव्य रचना वह है चित्रागना, और यह कब प्रकाशित हुई है, तो 1910 में। दूसरा जो है वह है कानन कुसुम, और वह कब प्रकाशित हुई है, तो 1913 में। तीसरा काव्य रचना है महाराणा का महत्व, और यह प्रकाशित हुई है 1914 में। नेक्स्ट है झरना, और यह कब प्रकाशित हुई है, 1918। पांचवी जो रचना है वह है आंसू, और यह प्रकाशित हुई है 1925 में। नेक्स्ट है उसके बाद लहर काव्य रचना है, और इसका प्रकाशन हुआ है 1933। फिर सातवां है कामायनी, सबसे महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद की रचना में, काव्य रचना में कौन सा है, तो कामायनी, और इसका प्रकाशन हुआ है 1935। आठवां है प्रेम पथिक रचना है, और इसका प्रकाशन हुआ है 1913। और एक है करुणालय, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था गीत नाट्य की शुरुआत हुई थी, तो करुणालय है, और उसका प्रकाशन हुआ है 1913 में। तो आपने ये 9 उनकी काव्य रचना को देख लिया, अच्छे से देख लीजिए कब प्रकाशित हुई है, डेट भी मैंने दे दिया है। क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो इनकी रचना है उस पर एक मैंने बताया कि कामायनी सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना है जयशंकर प्रसाद की, तो उस पर मैं कुछ नोट्स बिंदु लाया हूँ, उसे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काव्य रचना पर जयशंकर प्रसाद के नोट लिखते हैं तो इतना लिख दीजिए सबसे पहले, और इनमें से जो 9 में से कोई भी एक रचना पर कुछ पॉइंट लिख दीजिए, वो आपका जो आंसर होगा वो सफिशिएंट हो जाएगा। चेक करने वालों जब देखेंगे तो आपको अच्छे नंबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कामायनी को लिया है क्योंकि कामायनी उनकी सबसे अच्छी रचना है, तो उसका मैं 4-5 पॉइंट यहाँ पर आपको बताता हूँ, आप भी अच्छे से देखिए। चलिए देखते हैं, पहला है जयशंकर प्रसाद की काव्य क्षेत्र में उनकी कृति, उनको जो प्रसिद्धि मिली है उससे संबंधित है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य क्षेत्र में, काव्य रचना में उनकी कृति का मूल आधार कौन सी रचना है, तो वह कामायनी है। कामायनी के कारण ही काव्य क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि और कीर्ति प्राप्त हुई है। तो अब हम कामायनी, जब इनका मूल आधार है कीर्ति का, तो कामायनी से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कामायनी की मूल पंक्तियाँ, इनमें एक पंक्ति है कामायनी में, वो कौन सी है, तो देख लेते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की मूल पंक्तियां हैं, नारी तुम श्रद्धा हो से जयशंकर प्रसाद से स्त्री की स्थिति, उसके संघर्ष और उसके आदर, स्त्री को आदर देने की कोशिश करते हैं। ये जो शब्द है, पंक्ति है, मूल पंक्ति, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, उससे जयशंकर प्रसाद स्त्री की स्थिति, उसके संघर्ष और उसे आदर देने की कोशिश करते हैं। कामायनी का यह मूल पंक्ति है। नेक्स्ट है कामायनी के बारे में सुमित्रानंदन पंत क्या कहते हैं, देख लीजिए। कामायनी को सुमित्रानंदन पंत हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान कौन से कवि मानते हैं या कौन से रचनाकार मानते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सुमित्रानंदन पंत। ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद को एक पुरस्कार भी दिया गया और वह कामायनी के लिए ही दिया गया है।
तो वो कौन सा है उसे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। तो आपने यहाँ देख लिया कामायनी से संबंधित 3-4 पॉइंट है और यह इंपॉर्टेंट है सभी। अब यहाँ 2 पॉइंट और हैं, उसे देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। तो ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप डेट देखिए सबसे पहले कौन है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर में 1910 दिख रहा है और कौन सा है, चित्राधर। तो सबसे पहली रचना जयशंकर प्रसाद की काव्य में कौन सी है, तो चित्राधर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम और सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है। तो ऊपर ही आप जब डेट देखेंगे तो सब पाएंगे कि सबसे लास्ट जो अंतिम रचना है उनकी काव्य की वह है कामायनी। और कामायनी कब प्रकाशित हुई है, 1935 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की अंतिम और सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है, तो वह है कामायनी। ये आपका आंसर होगा। तो आपने देखा जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ और उस पर जो मैंने ये नोट्स बनाया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे अच्छे से देखिएगा। दोस्तों आज हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मैंने अच्छे से आपके लिए वीडियो तैयार किया और थोड़ा बड़ा वीडियो बनने वाला है, नोट्स क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बन गए हैं। फिर भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इनकी जो कहानियाँ हैं, इनके द्वारा कहानियाँ भी लिखी गई हैं, तो उसे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानियाँ, तो कहानी से संबंधित 2 पॉइंट पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, इनकी पहली कहानी है वह है ग्राम, और जिसका प्रकाशन 1912 में इंदु में हुआ है, इंदु पत्रिका में। इसके पहले भी काव्य रचना भी एक प्रकाशित हुई थी उनकी इंदु में, तो इसे याद रखिएगा। प्रथम जो कहानी है वह ग्राम है और जिसका प्रकाशन 1912 में प्रकाशित हुआ है, इंदु में 1912 में प्रकाशित हुआ है। अब हम 2 पॉइंट देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुल 72 कहानियाँ लिखी गई हैं, इसे याद रखिएगा। 72 कहानियाँ जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, और एक कहानी इसमें से है मधुआ, जो हम लोगों के सिलेबस में था और मैंने उस पर एक वीडियो आप लोगों को दिया भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी दे दूंगा, आप वहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुल 72 कहानियाँ लिखी गई हैं। अब देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह, इनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो कहानी संग्रह में है। तो इनके द्वारा कुल 5 कहानी संग्रह लिखा गया है, इसे याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कितनी कहानी संग्रह लिखी गई हैं, तो 5 कहानी संग्रह। ठीक है, और वो 5 कहानी संग्रह में ही 72 कहानियाँ हैं, और वो 5 कहानी संग्रह कौन सा है मैंने नीचे वो लिखा है, तो चलिए उसे एक नज़र में देख लेते हैं। पहला जो कहानी संग्रह है वह छाया है, और वह कब प्रकाशित हुई है, तो 1914 में। कुछ कहानियाँ थी 1914 में प्रकाशित हुई है, और कहानी संग्रह है वह छाया है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि, और यह कब प्रकाशित हुई है, 1926 में। नेक्स्ट है आकाशदीप, इसमें कुछ कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। नेक्स्ट है आंधी, आंधी एक कहानी संग्रह है, और इसमें जो कहानियाँ प्रकाशित हुई वो उसका समय है 1929 से 1933 तक कहानियाँ प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है इंद्रजाल, और इंद्रजाल में जो कहानियाँ प्रकाशित हुई है वह है 1933 से 1938 तक की कुछ कहानियाँ। इनके द्वारा कुछ कहानियाँ लिखी गई थी, तो वह 38 तक जाकर उसमें जब नया संस्करण आया है तो उसमें प्रकाशित हुई हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, मैंने अच्छे से यहाँ बताया। पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुल कितनी कहानी संग्रह लिखे गए हैं, तो उसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है इनमें से कौन कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का है, तो आप ऑप्शन यहाँ पर 5 याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर है तो आंसर आप दे दीजिएगा, और अगर अलग करना रहे तो अलग भी कर दीजिएगा। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, जो इनके द्वारा 5 कहानी संग्रह उसमें 72 कहानियाँ, तो कुछ कहानियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो प्रमुख कहानियाँ, उन्हें आप देख लीजिए। इसमें से 1-2 कहानियाँ आप पढ़े भी जरूर होंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद की कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम, एक है आकाशदीप, गुंडा, यह कहानी पढ़िएगा काफ़ी अच्छा है। पुरस्कार एक कहानी है, सालवती नेक्स्ट कहानी है। एक है स्वर्ग के खंडहर में आंधी, यह भी अच्छी कहानी है, पढ़िएगा अगर समय मिले तो। फिर एक कहानी है इंद्रजाल। फिर एक है कहानी है छोटा जादूगर, यह भी अच्छी कहानी है। फिर नेक्स्ट कहानी है बिसाती, और नेक्स्ट कहानी है मधुआ।
ये हमारे सिलेबस में है तो हम लोगों को पढ़ना ही है। फिर एक कहानी है विराम चिन्ह, और एक कहानी है समुद्र संतरण और आदि। 72 कहानियाँ, तो वो नाम मैंने पूरा नहीं लिखा है। आप ये कहानी देखिए, प्रमुख कहानियाँ थी, अच्छी कहानियाँ हैं, इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पर बताया है। अब आपने कहानी से संबंधित देख लिया, जयशंकर प्रसाद की रचना। अब हम आते हैं उपन्यास। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुछ उपन्यास भी लिखे गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं और उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास, इस पर पहला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा 3 उपन्यास लिखा गया है। 3 उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया, और वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। पहला है कंकाल, और यह 1929 में प्रकाशित हुआ है। दूसरा उपन्यास है तितली, और यह भी 1929 में प्रकाशित हुआ है। और तीसरा उपन्यास है इरावती, और इरावती के लिए कहा जाता है यह अधूरा उपन्यास है, इनका अधूरा उपन्यास है। और अधूरा उपन्यास क्यों है, नीचे मैंने पॉइंट लिखा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास अधूरा उपन्यास है। इरावती अधूरा उपन्यास है, और क्यों अधूरा रह गया था, तो मृत्यु हो जाने के कारण इसे पूरा नहीं कर पाए थे। तो इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब ये जो 3 उपन्यास है, इसका विषय क्या है, कंकाल का विषय क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, उससे संबंधित मैंने यहाँ पर बताया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे संबंधित। देख लीजिए, कंकाल जो उपन्यास जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो इसकी पृष्ठभूमि है नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित करना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है तितली जो उपन्यास है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं तितली उपन्यास में। और तीसरा जो उपन्यास है वह है इरावती, और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो ऐतिहासिक रोमांस के आधार हैं, ऐतिहासिक है। इरावती जो उपन्यास है वह ऐतिहासिक है। तो उपन्यास से संबंधित ये मैंने आपको पॉइंट बताया, 3 उपन्यास लिखे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित मैंने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जो क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ मैंने बताया है आपको, तो इसे अच्छे से देखिएगा। चलिए, अब हम आते हैं जो हम लोगों के सिलेबस में है, नाटक। जयशंकर प्रसाद के द्वारा नाटक लिखे गए हैं, और उसी में से एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जो हमें पढ़ना है, सिलेबस में है। तो चलिए, अब हम नाटक के बारे में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक, पहला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुल 13 नाटक लिखे गए हैं। कितने नाटक लिखे गए हैं, तो 13 नाटक लिखे गए, और उसी में से एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो हम लोग को 13 ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ना है, 13 में से वो एक है। अब ये जो 13 नाटक हैं वो 3 भाग में बांटे हुए हैं। आधार है बांटने का, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा है, तो वो क्या है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहला जो 8 नाटक है उसका आधार क्या है, तो ऐतिहासिक है। और हम लोगों को जो ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ना है वो भी, उसका भी आधार क्या है, ऐतिहासिक है। मैं बताऊंगा इसके बाद, ध्रुव स्वामी पर मैं कुछ बताऊंगा संक्षिप्त नोट, तो वहाँ पर देखेंगे। तो 8 नाटक जो है उसका आधार क्या है, तो ऐतिहासिक है। नेक्स्ट है 3 नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, उसका जो आधार है वो पौराणिक है। इनकी जो आप नाटक कहानियाँ पढ़ेंगे, उसका विषय आप देखेंगे कि महाभारत के समय से, मैंने पॉइंट लिखा है, महाभारत से लेकर के इतिहास में हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इन लोगों तक के मिल जाते हैं आधार। तो पौराणिक आधार है 3 नाटक का, और जो 2 नाटक और बचते हैं उसका आधार क्या है, तो भावात्मक है, भावना से संबंधित है। तो आपने देख लिया, 13 नाटक को यहाँ पर बांटा गया है। 8 नाटक ऐतिहासिक हैं, 3 नाटक के आधार पौराणिक है, और 2 नाटक का भावात्मक है। चलिए, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो अभी मैं बता रहा था उसी से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक में महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास की सामग्री, जो विषय है, वह मिल जाती है, देखने के लिए ली गई है। ठीक है, कहाँ से, तो महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक का। नेक्स्ट पॉइंट, और जो इनके जो नाटक हैं, इनके द्वारा जो नाटक है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको झलक दिखेगी, सांस्कृतिक झलक दिखेगी भारत की, राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, ये सब इनके नाटक में देखने के लिए मिलता है। तो उसी पर ये पॉइंट है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सांस्कृतिक, राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम की झलक दिखती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन है,
ये 13 नाटक है। इन 13 नाटक में पहला नाटक कौन सा है, तो वह है सज्जन। इसे याद रखिएगा, पहला नाटक सज्जन है और इसका प्रकाशन हुआ है 1910-11 में। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन और इसका प्रकाशन हुआ है 1910 और 11 में। अब जो इनके जो 13 नाटक हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर सबका नाम लिखा है। चलिए इसे भी एक नज़र में देख लेते हैं वो कौन कौन सा नाटक है। तो पहला नाटक जो मैंने लिखा है वह है विशाख और इसका प्रकाशन 1921 में हुआ है। दूसरा नाटक है स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन 1928 में। तीसरा है चंद्रगुप्त, प्रकाशन 1931। चौथा नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसका प्रकाशन हुआ है 1933। हम लोगों को ध्रुव स्वामिनी नाटक ही पढ़ना है हमारे सिलेबस में, इसे याद रखिएगा। इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1933 में हुआ है। फिर पांचवा जो मैंने लिखा है वह है जनमेज का नागयज्ञ, यह जो एक नाटक है और इसका प्रकाशन 1926 में हुआ है। नेक्स्ट नाटक है राजश्री और इसका प्रकाशन है 1915। नेक्स्ट नाटक है कामना और इसका प्रकाशन कब हुआ है, प्रकाशित हुआ है यह 1923-24 के बीच में प्रकाशित हुआ है, 23-24 में। नेक्स्ट नाटक है अजात शत्रु और इसका प्रकाशन हुआ है 1922 में। आप यहाँ देख रहे हैं जैसा कि 8 नाटक ऐतिहासिक हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला ही दिखा जो आपको विशाख है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी, यहाँ पर अजात शत्रु देख रहे हैं। तो ये सब ऐतिहासिक आधार हैं इनके नाटक के। नेक्स्ट नाटक जो है वह है एक घूंट और इसका प्रकाशन हुआ है 1929 और 30 में। नेक्स्ट नाटक है सज्जन, ये पहला नाटक है और इसका प्रकाशन कब हुआ है, हम लोगों ने ऊपर देखा है 1910 और 11 में हुआ है इनका प्रकाशन। नेक्स्ट है करुणालय, यह जो नाटक है इसका प्रकाशन हुआ है 1912 में। नेक्स्ट नाटक है 12वां कल्याणी और इसका प्रकाशन हुआ है 1912 में। और लास्ट जो मैंने लिखा है 13वां नाटक वह है प्रायश्चित और इसका प्रकाशन हुआ है 1914 में। तो यहाँ आपने 13 नाटक देख लिया, ईयर आगे पीछे हो गया है। आप सीरियल वाइज से जब आप नोट्स बनाएंगे तो सीरियल वाइज से ईयर सबसे पहले, उसके बाद लास्ट इस तरह से आइएगा, तो उस तरह से लिखिएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 1933 सबसे लास्ट में लिखा हुआ नाटक ध्रुव स्वामिनी ही है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो इस तरह से आप ये 13 नाटक को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है पहला नाटक कौन सा है, अंतिम नाटक कौन सा है, या फिर नाटक का ईयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो इसे अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, जब इनके नाटक आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें इनके द्वारा गीत है या कविता या कवि लिखा हुआ है जिससे लोगों के पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है और उससे कुछ देशभक्ति, सांस्कृतिक झलक ये सब दिख जाती है। तो उसी से संबंधित पॉइंट है, देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। इससे देश प्रेम की भावना भी झलकती है, चेतना भी, देश प्रेम की चेतना भी दिखती है। तो वो कौन कौन सी गीत हैं, मैंने यहाँ पर प्रथम पंक्ति लिखी है, सभी की इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि हिमाद्री तुंगश्रिंग से, यह जो पंक्ति है यह किनके द्वारा रचित है। तो इसे याद रखिएगा, पहला जो गीत है वह है हिमाद्री तुंगश्रिंग से, दूसरा जो पंक्ति है वह है गीत का अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट है प्रबुद्ध सुध भारती, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ये हम लोगों ने नाटक से संबंधित देख लिया। तो हम लोगों ने काव्य रचना, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना, निबंध, नाटक और उपन्यास, ये सभी हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे सिलेबस में ध्रुव स्वामिनी, उस पर मैंने शॉर्ट परिचय आज लाया है। नेक्स्ट जो परिचय से पात्र परिचय देखेंगे वहाँ पर मैं नाटक से संबंधित और भी चीज़ें बताऊँगा पात्र परिचय में। तो आज हम छोटा सा परिचय ध्रुव स्वामिनी से देख लेते हैं। देख लीजिए, पहला यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक परिचय, यहाँ पर पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक कौन सा है, तो वह है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया है, तो यह 1933 में प्रकाशित हुआ है उनके द्वारा, तो लिखा गया है 1933 में। इसे याद रखिएगा, ये दोनों हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो फिर भी उसे याद रखिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं
ध्रुव स्वामिनी नाटक का विषय या घटना इतिहास से लिया गया है। ये ऐतिहासिक नाटक है, 8 नाटकों में से एक है ध्रुव स्वामिनी। इसका विषय क्या है? इतिहास से संबंधित है। यहाँ पर मैंने ध्रुव स्वामिनी के जो नाटक में मुख्य पात्र हैं, पुरुष में और स्त्री में, यहाँ पर मैंने बताया है। आप जब पात्र को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इतिहास के किस जगह से यह संबंधित है, किस काल से संबंधित है। तो देख लीजिए पात्र में, ध्रुव स्वामिनी नाटक के मुख्य पात्र कौन से हैं? तो चंद्रगुप्त मुख्य पात्र में है, रामगुप्त, चंद्रगुप्त और रामगुप्त गुप्त भाई हैं दोनों, शिखर स्वामी, सकराज और मिहिर देव। और स्त्रियों में मुख्य पात्र में कौन कौन से हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक में मुख्य स्त्री पात्र कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी मुख्य पात्र में है स्त्री में, एक कोमा है और मंदाकिनी है। तो ये आपने देखा नाटक के पुरुष पात्र को और स्त्री पात्र को, और जो पात्र हैं उससे आप समझ गए कि ये ऐतिहासिक है। और इसकी छोटी सी मैं कहानी बता देता हूँ क्या है। इसमें चंद्रगुप्त और रामगुप्त दोनों भाई हैं, समुद्रगुप्त के दोनों बेटे हैं। जब समुद्रगुप्त इन दोनों में से उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो उनका चाह होता है कि चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी हो, लेकिन रामगुप्त किसी षड्यंत्र के द्वारा वह रामगुप्त उत्तराधिकारी बन जाता है और ध्रुव स्वामिनी से शादी भी कर लेता है। और ध्रुव स्वामिनी इसे नहीं चाहती। ध्रुव स्वामिनी का किसी न किसी रूप से चंद्रगुप्त से प्रेम हो जाता है, वो इन्हें चाहने लगती हैं। और एक समय आता है जब शक के द्वारा आक्रमण किया जाता है रामगुप्त के साम्राज्य पर। तो रामगुप्त को एक बात बोली जाती है कि अगर वह युद्ध नहीं करना चाहता है तो ध्रुव स्वामिनी को सौंप दे शकों के पास, तो वह युद्ध नहीं करना पड़ेगा उसे। तो रामगुप्त क्या करता है, युद्ध में हार जाने के डर से ध्रुव स्वामिनी को शकों के पास देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त चाहता है कि यह ना हो, तो यह डटकर उसका लड़ाई करता है, सामना करता है और शकों को हराता है। बाद में वहाँ की जनता रामगुप्त को हटाकर चंद्रगुप्त को ही वहाँ की राजा बनाती है और ध्रुव स्वामिनी भी इसकी संगनी बनती है। तो यही कहानी है इसकी। जब हम लोग पात्र में देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे, मैं वहाँ पर और अच्छे से बताऊँगा, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया। तो दोस्तों आज का ये लास्ट पॉइंट था। आपने देखा, मैं बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके झारखंड स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद को आपने देखा 3 जगह पर है, नाटक में है, कहानी में है और सबसे इम्पोर्टेंट काव्य विधि में भी है। काव्य रचना से संबंधित मैंने अच्छे से नोट्स आपके सामने दिए हैं, वो हम काव्य विधि में भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। ये नोट्स आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों में, चाहे वह जेपीएससी के एग्ज़ाम हो जिन्होंने हिंदी लिटरेचर लिया होगा कंपलसरी सब्जेक्ट में, या फिर बीपीएससी में, या फिर यूजीसी के जो नेट के टीचर के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर अगर हिंदी पेपर जिन्होंने लिया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।